चलिए आज हम जो है क्लास नंबर 6 की हम बात करने वाले हैं और हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 3 एलिमेंट्स और आज हम चौथा एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट हम किसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट का जो मतलब होता है वो होता है द्वंद्व से। कॉन्फ्लिक्ट बोले तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है इसमें लिटरेचर में, ज़रा देखते हैं। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ आ लिटरेरी डिवाइस करेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस। यानी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, ये भी साहित्यिक विद्या और करेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रगल। इसमें क्या दिखाया जाता है, इसका चित्रण किया जाता है कि इसमें संघर्ष हो रहा होता है बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, मतलब दो विरोधाभासी शक्तियों के साथ। अच्छा, कन्फ्लिक्ट प्रोवाइड्स क्रूशियल टेंशन इन एनी स्टोरी। यानी ये क्या प्रोवाइड करता है, एक क्रूशियल टेंशन, एक मतलब टेंशन देता है। इसके अलावा इन एनी स्टोरी, किसी भी कहानी में, इज यूज्ड टू ड्राइव द नैरेटिव फॉरवर्ड, और ये कहानी को आगे लेकर के चलता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी कहानी आगे बढ़ेगी जब उसमें द्वंद्व होगा। इसके अलावा इट इज़ ऑफन यूज टू रिवील अ डीपर मीनिंग इन अ नैरेटिव। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो एक डीपर मीनिंग देने के लिए है, एक गहराई अर्थ देने के लिए, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है नैरेटिव में। इसके अलावा इट हाईलाइट्स ईच करेक्टर्स मोटिवेशंस वैल्यूज एंड वीकनेस। यानी ये प्रत्येक करेक्टर की, यानी हर एक करेक्टर की क्या दिखाता है, उसकी मोटिवेशंस को, वैल्यूज़ को और वीकनेस को। यानी उसकी क्या उसके मूल्य हैं अपने, क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या उसके मतलब अपना उद्देश्य है, इन चीज़ों को दिखाता है। इसके अलावा ऑल कन्फ्लिक्ट्स फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम अगर दो बड़े भागों में बांटना चाहें तो दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का क्या मतलब होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है इज व्हेन अ कैरेक्टर स्ट्रगल्स विद हिज ओन अपोजिंग डिजायर्स और ओन बिलीफ्स। यानी जब वो खुद से मतलब लड़ रहा होता है, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब कैरेक्टर क्या है, खुद से मतलब जो है लड़ रहा है। इट हैपन्स, ये विद इन द करेक्टर के अंदर ही घटित होता है, और इट ड्राइव्स द हिज डेवलपमेंट एज अ करेक्टर, और वो क्या करता है, उसका विकास करता है एक करेक्टर के रूप में, एक चरित्र के रूप में। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रयोग होता है ड्रामा में वो इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिएगा अगर व्यवहारिक तौर पर हम समझें तो अभी पता चलेगा। पहले एक बार एक्सटर्नल देख लो। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट सेट्स अ कैरेक्टर अगेंस्ट समथिंग। यानी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, ये एक मतलब द्वंद्व जो है सेट्स अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को स्थापित करता है अगेंस्ट किसके, समथिंग और समवन, यानी किसी के विरुद्ध, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसकी कंट्रोल से जो बाहर होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस स्टैंड इन द वे ऑफ अ कैरेक्टर्स मोटिवेशंस एंड क्रिएट टेंशन। यानी वो उसके क्या है, उद्देश्य में मतलब जो है आते हैं। इसके अलावा क्रिएट टेंशन, और टेंशन मतलब उसको देते हैं। एज द कैरेक्टर ट्राइज टू रीच हिज गोल्स, और वो अपने मतलब उद्देश्यों पे के ऊपर मतलब पहुंचने की कोशिश करता है। यानी क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट होता है ड्रामा में वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिएगा हम बात करने लगे मशीनरी का प्रयोग हो रहा है, ह्यूमन वर्सेस मशीनरी, यानी मानव बनाम मशीन। मानव बनाम मशीन कैसे, जैसे मान लीजिएगा कन्फ्लिक्ट ड्रामा में किसी भी प्रकार का दिखाया जा सकता है, ठीक है। वो ह्यूमन वर्सेस सोसाइटी हो सकता है, यानी मानव का समाज के प्रति, पता चला कि समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, अकेला व्यक्ति या पूरे समाज से लड़ रहा है, तो वहाँ भी क्या पैदा हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब ड्रामा लिखा जाता है तो मान लीजिएगा कई तरीक़ा की मतलब कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तुम्हारा ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन हो सकता है, मानव बनाम मानव हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन वर्सेस सेल्फ हो सकता है, यानी उसका खुद से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक बेसिक तौर पे समझे तो एक साधारण एग्जांपल से ही समझ लो, जैसे ह्यूमन वर्सेस सोसाइटी, यानी मानव का समाज के साथ संघर्ष। तो जब ड्रामा मान लीजिएगा लिखा जा रहा है और उसमें मान लीजिएगा समाज की कोई कहानी आई और समाज के कुछ नियम कायदे कानून ऐसे हैं जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनको स्वीकारा नहीं जा सकता, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में एक समाज में से कोई व्यक्ति होता है और उनके खिलाफ लड़ता है। जैसे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में रही हैं और पहले से भी द्वंद्व पैदा हुए हैं, ठीक है। मान हम रियल लाइफ की बात करें तो, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर सती प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह प्रथा थी। तो वो क्या है,
मतलब वो क्या है, समाज में थी। इसके अलावा कुछ जो चुनिंदा लोग उठ कर के आए तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा हो गया। मान लीजिएगा राजा राम मोहन राय हैं, विलियम बेंटिक, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या है, सती प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, ये मतलब ह्यूमन वर्सेस सोसाइटी हो गया, क्योंकि समाज खिलाफ हो गया, ठीक है। यानी समाज जो है कहने लगा कि भी हमारी मतलब प्राचीन परंपराएं, इनको तुम नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये है कि उसी चीज़ को मतलब द्वंद्व कहते हैं, उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब द्वंद्व से है। और ह्यूमन वर्सेस मशीनरी भी हो सकता है, मानव बनाम मशीन। मानव बनाम मशीन कैसे हो सकता है, जैसे कि आज की डेट में हम देखें कि मान लीजिएगा हर काम मशीन से हो रहा है, हर काम आपका मशीन से हो रहा है, तो उस केस में क्या है, हर काम मशीन से हो रहा है, तो उस केस में आपका जो मान लीजिएगा मानव है वो क्या है, रोजगार के लिए भटक रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से मतलब ह्यूमन वर्सेस वो जो है मशीनरी कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा आगे देखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट के आगे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद है आपका डिक्शन। आखिरकार डिक्शन का क्या मतलब होता है, तो डिक्शन की बात करें तो एज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में डिक्शन का होता है शब्दकोश। यानी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में शब्दकोश का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। शब्दकोश क्या चीज़ है, यानी शब्दों का क्या मतलब होता है। तो एज अ लिटरेरी डिवाइस डिक्शन रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक चॉइसेस, इसका मतलब होता है शब्दों के चयन से, मेड बाय अ राइटर, जो एक राइटर के द्वारा चुना जाता है शब्दों को। किस लिए चुना जाता है, टू कन्वे एन आइडिया और पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अपने आइडिया देने के लिए, अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी को बताने के लिए, इन एन इफेक्टिव वे, मतलब एक प्रभावी ढंग से बताया जा सके। तो शब्दों का चयन जब बढ़िया होगा, डायलॉग्स बढ़िया होंगे उसमें, ठीक है, उसकी एक एक शब्दों का चयन बढ़िया होगा, तभी मतलब ऑडियंस को वो अच्छा लगेगा, तभी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी। इसके अलावा द ऑथर्स सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वोकेबलरी एंड द आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ दीज वर्ड्स इज what constitute the style and establish the voice of a literary work। मतलब वही बात है, द ऑथर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी जो लेखक है उसके शब्दों का जो चयन है या शब्दों को उसका चयन है, और इसके अलावा आर्टिस्टिक अरेंजमेंट है। आर्टिस्टिक अरेंजमेंट का मतलब यानी कलात्मक अरेंजमेंट किया गया है ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का। इज वॉट, ये वो होता है, कॉन्स्टिट्यूट द स्टाइल, जो स्टाइल को मतलब क्रियान्वित करता है, और एस्टेब्लिश, और एक स्थापित करता है, द वॉइस ऑफ अ लिटरेरी वर्क, यानी साहित्यिक वर्ग की आवाज़ को, साहित्यिक वर्ग की आवाज़ को क्या करता है, स्थापित करता है। देयरफॉर, इसीलिए एनालाइजिंग द स्टाइल ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, जब हम मतलब एनालाइज करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं किसी भी वर्क का, लिटरेचर की का, तो इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड डिक्शन, तब हम क्या करते हैं, हम पहचान करते हैं और डिक्शन को समझने का प्रयास करते हैं, यानी शब्दकोश को। डिक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू करेक्टराइजेशन, ये मतलब करेक्टराइजेशन से, चरित्र चित्रण से संबंधित है। क्यों, क्योंकि जो शब्द हैं, वर्ड्स आर स्पोकन बाय द करेक्टर्स, यानी जो शब्द हैं वो किसके द्वारा बोले जाते हैं, करेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। जो करेक्टर्स होते हैं वो शब्दों को बोलते हैं। इसके अलावा द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द लिटरेरी करेक्टर, यानी वही बात है, लिटरेरी करेक्टर मतलब जो साहित्यिक करेक्टर उसमें दिया है, जो उसमें कर रहा है, उसके ही मतलब उससे संबंधित होते हैं। और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट हिज आइडियल्स, अपने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वैल्यूज़ अपनी मूल्य, इसके अलावा एटीट्यूड अपने मतलब नज़रिया। डिक्शन कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ करेक्टर्स आउटर अपीयरेंस एंड इनर स्टेट ऑफ माइंड फॉर द रीडर। इनका क्या काम होता है, यानी डिक्शन का क्या काम है, शब्दकोश का, शब्दकोश का काम ये है कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है करेक्टर के आउटर अपीयरेंस को, यानी बाहरी देखने में कैसा है वो, इसके अलावा इनर स्टेट ऑफ माइंड, उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मान लीजिएगा आपने देखा होगा, जब शब्दों का चयन होता है किसी भी मूवी के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, विलेन के लिए अलग शब्द रखे जाते हैं, ठीक है, यानी वहाँ पर रूड शब्द रखे जाएंगे, ठीक है, जो कठोर शब्द हैं। इसके अलावा जो हीरो है उसके लिए पोलाइट वे में शब्द रखे जाएंगे, आपको उसकी भाषा अच्छी लगेगी, लेकिन विलन की भाषा आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो वो शब्दों का चयन किसके द्वारा होता है, वो राइटर के द्वारा होता है, लेखक के द्वारा। वहाँ पर किसके द्वारा होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा। तो इसी तरीके से मतलब उसको ही हम डिक्शन कहते हैं, ठीक। इसके अलावा द राइटर्स कैन यूज डिस्क्रिप्शन और डायलॉग्स टू मूव द स्टोरी फर्दर, वही बात है, मतलब डायलॉग से ही और मतलब शब्दकोश से हमारी कहानी क्या है, आगे बढ़ती है। इसके अलावा इन लिटरेचर में क्या होता है, राइटर्स केयरफुली चूज स्पेसिफिक वर्ड्स, वो क्या है, कुछ चुनिंदा शब्दों को मतलब विशेष शब्दों को चुनते हैं, एंड फ्रेजेस को डिपेंडेंट ऑन द आउटकम, यानी किसके आधार पर कि क्या आउटकम हम मतलब देने वाले हैं, वो आउटकम पर निर्भर करता है। दे विश टू अचीव फॉर द रीडर, और वो क्या है, लेखक के मतलब जो रीडर है, पाठक है, उसको मतलब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। डिक्शन इज द लिटरेरी डिवाइस, वही है कि ये लिटरेरी डिवाइस है, दैट रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक वर्ड चॉइसेस, यानी ये जो
इंगित करती है, किसकी ओर इंगित करती है, हमारे मतलब जो भाषा है और उन्हीं की चॉइसेस एंड देयर आर्टिस्टिक अरेंजमेंट बाय राइटर, यानी राइटर के द्वारा क्या शब्दों का चयन हुआ है और उनका कलात्मक कैसा अरेंजमेंट है, कैसा उनको क्रम में लगाया गया शब्दों को। इसके अलावा हेमिंगवेज यूज ऑफ डिक्शन, जैसे हेमिंगवेज का हम प्रयोग देख सकते हैं डिक्शन का, अ फेयरवेल टू आर्म्स एंड द ओल्ड मैन एंड द शी शोज ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ डिक्शन ऑन थीम्स, यानी ये क्या करते हैं, थीम्स पर जो डिक्शन है शब्दकोश से वो अलग ही प्रभाव डालता है, क्योंकि मान लीजिएगा डायलॉग बढ़िया होंगे तो सीधी सी बात है वो कहानी ज़्यादा अच्छी लगेगी ऑडियंस के लिए, रीडर के लिए। जैसे मूवी है, अगर डायलॉग अच्छे हैं तो वो पसंद आती है। नेक्स्ट आता है आपका एपीलॉग। आखिरकार एपीलॉग का क्या मतलब होता है, एक होता है प्रोलॉग और एक होता है एपीलॉग। तो प्रोलॉग का उल्टा एपीलॉग होता है। प्रोलॉग का मतलब होता है जो शुरू में लिखा जाता है किसी भी कहानी के। एपीलॉग मतलब ये बाद में है, ये बाद में बोला जाता है। तो क्या होता है, एन एपीलॉग इज अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी ये भी क्या है, एक लेखन का एक टुकड़ा होता है। एट द एंड ऑफ अ वर्क, मतलब ये वर्क के अंत में होता है, यानी कोई भी कहानी उसके अंत में आएगा। इन ऑफ लिटरेचर के टू ब्रिंग क्लोजर टू द वर्क, यानी वर्क को क्लोज करने के लिए, ठीक है, ये बाद में आता है। इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विद इन द स्टोरी, और ये उसी पर्सपेक्टिव से आएगा कि जो मतलब कहानी के अंदर जो भी कहानी घटित हुई है। व्हेन द ऑथर स्टेप्स इन, वो ये जब ऑथर अपने आप को रखता है ला करके, तो एंड स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर, वो क्या करता है, डायरेक्टली किससे बोलता है, रीडर से बोलता है, रीडर से बात करता है, ठीक। इसके अलावा दैट इज़ मोर प्रॉपरली कंसिडर्ड एन आफ्टरवर्ड, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या कहा जाता है, आफ्टरवर्ड। आफ्टर मतलब वही है तत्पश्चात, यानी बाद में। एपिलॉग इज यूजुअली सेट इन फ्यूचर एंड आफ्टर द मेन स्टोरी इज कम्प्लीटेड, यानी इसको जो है फ्यूचर के लिए मतलब जिसको सेट किया जाता है, और आफ्टर द मेन स्टोरी इज कम्प्लीट, तब मतलब मेन स्टोरी कंप्लीट होती है। इसके अलावा विद इन सम जेनर्स, कुछ जेनर्स के अंदर इट कैन बी यूज्ड टू हिंट एट द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन अ सीरीज ऑफ वर्क। कुछ जगह क्या होता है, ये ऐसे हिंट देता है कि जैसे अगले जो आने वाला सीरीज है इस वर्क की वो क्या होगी। मतलब एपिलॉग को कुछ ऐसे समझ लो, अगर व्यवहारिक तौर पर समझें तो एपिलॉग ऐसा है जैसे कहानी होती है, कोई भी मान लेगा मूवी है, मूवी हुआ, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में तुमने देखा होगा कोई भी मतलब डायरेक्टली जो है करेक्टर के द्वारा, मान लो डायरेक्टर ना आकर के क्या करता है, वो करेक्टर के द्वारा ही कुछ शब्द बुलवा देता है कि भाई अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। लास्ट में आके बोलते हैं ना कई कहानी में कि भाई अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, मान लीजिएगा तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमको ऑडियंस को मतलब जो है एड्रेस करते हैं। या कई बार तुमने देखा होगा कभी कभी हंसी मजाक में ही मतलब लास्ट में ऐसा एपिलॉग डाला जाता है हंसी मजाक का, डायरेक्टली रीडर के लिए, चलो भाई अब कहानी खत्म होगी तुम निकलो, ठीक है, इस तरीके से डाला जाता है एपिलॉग। लेकिन कहीं जगह जो है मैसेज दिया जाता है। इसके अलावा कई बार जो है इस तरीके से मतलब जो है लास्ट में मैसेज डाला जाता है कि हमको पता चलता है कि अब इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रह गई है, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा, यानी आने वाले और जो कहानी लिखी जाएगी इसका टुकड़ा लिखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, कई बार ऐसा होता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेटिस्फाई द रीडर्स क्यूरियोसिटी, ये क्या करता है, पाठक की उत्सुकता को मतलब जो है सेटिस्फाई करता है। एंड टू कवर एनी लूज एंड्स ऑफ द स्टोरी, और क्या है, ये कवर करता है किसके, कहानी का जो एंड है, जो लूज एंड है, ठीक है, जो ढीला मतलब उसका अंत हुआ है उसको भी ये कवर करता है। यानी कैसा हो सकता है, एन एपिलॉग कैन कंटिन्यू इन द सेम नैरेटिव स्टाइल एंड पर्सपेक्टिव एज प्रीसीडिंग स्टोरी। मतलब वही चीज़ है, अगर हम एपिलॉग को समझें तो जैसे कि मान लीजिएगा आपने देखा होगा कई बार कहानी जब ख़त्म होती है तो कई बार सस्पेंस पे ख़त्म हो जाती है। तो सस्पेंस पे ख़त्म हो जाती है तो आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब बीच में ऐसे कुछ ऐसे शब्दों को एपिलॉग में बोल जाते हैं। तो वही चीज़ है, एपिलॉग का मतलब है जो अंत में बोला जाता है, डायरेक्टली रीडर को, यानी जो हम तुम पढ़ने वाले हैं उनको एड्रेस किया जाता है। और इसको एड्रेस करने का मतलब अपना पर्पज़ हो सकता है, मतलब जो राइटर है वो क्या है, कहानी की जो सार है उसको वो कह सकता है। इसके अलावा आगे क्या होगा भाई उसको बता सकता है। इसके अलावा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है कि आपको लगे कि हाँ इसका नेक्स्ट सीरीज भी अब आएगा, तो उसी को जो है हम एपिलॉग कहते हैं। जैसा कि एपिलॉग का इस्तेमाल जो है अगर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर के वर्क द टेम्पेस्ट में मतलब इसका प्रयोग किया गया है, जहाँ पर प्रॉस्पेरो जो है उसको बोलता है एपिलॉग को। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एपिथेट। एपिथेट का क्या मतलब होता है, एपिथेट का मतलब होता है
एक ऐसी मतलब लेखन जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद मतलब लिखा जाता है उसकी कब्र पर, उसके उस सम्मान में हो सकता है, उसके बारे में कुछ उसके अचीवमेंट के बारे में, उपलब्धि के बारे में हो सकता है, उसी को हम जो है एपिथेट कहते हैं। जैसे कि एपिथेट इज अ डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी डिवाइस और दैट डिस्क्राइब्स अ प्लेस, यानी ये क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस है दैट डिस्क्राइब्स अ प्लेस, ये भी एक स्थान को मतलब जो है वर्णन करता है, आई थिंक किसी चीज़ को, और अ पर्सन या फिर किसी व्यक्ति को भी मतलब ये वर्णन कर सकता है, मतलब किसी जगह का भी, किसी चीज़ का भी, किसी व्यक्ति का भी। जैसे मान लेगा कोई जगह है, वहाँ पे बोर्ड लग गया, उसके बारे में, जगह के बारे में लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति है, मर गया है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है कि इसने ये किया, ये कब मरा, कब जिया, इसकी ये उपलब्धियाँ रहीं। इसके अलावा इन सच अ वे, और इसी तरीके से दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग इट्स करेक्टरिस्टिक्स मोर प्रोमिनेंट देन दे एक्चुअली आर। और इस प्रकार से क्या होता है कि इट हेल्प से मदद करता है मेकिंग इट्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी अपनी विशेषताओं को बनाने में, मोर प्रोमिनेंट मतलब मुख्य रूप से, देन दे एक्चुअली आर, यानी जो वास्तव में वो हैं। और दिस इज मतलब दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड अब मतलब एज बाई नेम और डिस्क्रिप्टिव टाइटल, इसको बाई नेम भी कहा जाता है या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइटल, यानी एक प्रकार से किसी व्यक्ति के जब कोई मरता है उसके ऊपर लिखा जाना, तो उसके उसी के वर्क से उठा करके कुछ लाइनें हो सकती है उसके सम्मान में, ठीक है, या उसके बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है उसकी यादगार के लिए, तो उसी को हम एपिथेट कहते हैं। और कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो थे, समकालीन राइटर्स एंड स्पीकर्स टेक एक्स्ट्रा केयर, वो मतलब इसका एक्स्ट्रा मतलब केयर करते हैं, व्हेन दे यूज एपिथेट, जब एपिथेट का इस्तेमाल करते हैं। दे डू नॉट वांट टू मिस यूज़ दैट डिवाइस, इस डिवाइस का वो मिस यूज़ नहीं करना चाहते बेकार में। एंड बी एक्यूज ऑफ यूजिंग रेशियल और एब्यूजिंग एपिथेट्स, और ना ही वो ऐसे मतलब जो है एपिथेट्स का इस्तेमाल करना चाहते जो मतलब गाली देने वाले हों। यानी वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि मतलब जो है दूसरे उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पाएँ, और किसी के सम्मान में मतलब लिखने का ऐसा काम करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे भी रखे हैं, जैसे कि इन हेनरी फोर्थ में दिया हुआ है, दो मेड मस्टैचियो पर्पल ह्यूड मल्ट वॉर्म्स। इसके अलावा इन रोमियो एंड जूलियट में डेथ लाइज ऑन हर लाइक एन अनटाइमली फ्रॉस्ट। इसके अलावा अपॉन द स्वीटेस्ट फ्लावर ऑफ ऑल द फील्ड, तो ये रोमियो और जूलियट की मतलब जो है कब्र पर लिखा हुआ है, तो इसी को जो है हम एपिथेट कहते हैं। ठीक, तो आज जो है हम इतना ही छोड़ेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।